हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम एक क्लास जो लेने जा रहे हैं, एक क्लास प्योर BHU एमकॉम एंट्रेंस के स्टूडेंट के लिए है। और इस क्लास में हम बोलें कि कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट आया कि सर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए, तो और एक टॉपिक हम आपको बता देते हैं, बिजनेस लॉ के से रिलेटेड टॉपिक है। मीन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। Question number first. The Indian Contract Act 1872 is extended to मीन्स हम कहें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल है। तो बात करते हैं द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम कहें कि एक तरीके से पुराने तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि हम कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी आपके जो एक्ट्स होते हैं वो एप्लीकेबल होने लगे हैं, क्योंकि सेक्शन 370 और आपका 35A हट चुका है। लेकिन अभी हमारे जो है कि इसमें कहीं नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं, तो हम इसको यही मान के चलेंगे कि द होल ऑफ इंडिया। लेकिन अब अगर आपका यहाँ पे उस चीज़ का जिक्र करता है तो आप कह सकते हैं कि वो ये पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होने लगा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए प्रॉमिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ए सेट ऑफ प्रॉमिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, अ प्रपोजल इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ए एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और हम कहें कि जो कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2H में दिया गया है। मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में इस चीज़ की डिफिनेशन दिया गया है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या जितने एग्रीमेंट्स हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सभी एग्रीमेंट होंगे? एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जितने भी एग्रीमेंट्स आपके हैं वो ज़रूरी नहीं कि सभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट्स माने जा सकते हैं। ठीक है, कि ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड, मीन्स जो पर्सन हम कहें कि प्रपोजल मेक करता है वो क्या कहलाता है? तो आपका याद रखिएगा, कह सकते हैं प्रॉमिसर कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, अब वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, प्रॉमिसी। तो जो यहाँ पे हम कहें कि प्रपोजल देने वाला होता है उसी को आप एक तरीके से कह सकते हैं ऑफरर भी बोला जाता है। ठीक है, कि नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 64 पे। वाइड एग्रीमेंट्स आर फॉरबिडन अंडर लॉ, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, लीगल एग्रीमेंट्स पनिशेबल। अब अगर हम वाइड एग्रीमेंट की बात करें, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ मीन्स जो हम कहें कि कानूनी रूप से एक तरीके से आपका जो कह सकते हैं कि उसको हम माने नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 65। वेयर टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स, द ऑफर्स आर नोन एज। हम कहें कि मीन्स अगर दो पार्टीज हैं कि वहाँ पे क्या करें कि एक दूसरे को ऑफर कर देती हैं, वो क्या हम कहें कि एक तरीके से कि सामने वाली पार्टी भूल जाती है कि सामने वाले की तरफ से ऑफर भी आ रहा है, तो दैट्स मीन्स एक ही ऑफर दोनों तरफ से हो जाए तो उसको क्रॉस ऑफर आपका बोला जाता है। मीन्स जब हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर दे देते हैं, ठीक, तो उसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the case of specific offer, it can be accepted only by the person to whom is made, third party, by the stranger, by the legal her। कि ध्यान दीजिए कि अगर हम कहें कि कोई ऐसा ऑफर है जो किसी एक स्पेशल पर्सन को दिया जा रहा है, तो वो ऑफर बस उसी पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, थर्ड पार्टी कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवॉइडेबल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई none of the parties, only one of the parties, all parties to the contract, one or more but not by the other or others।
अब देखिए कि जब वाइडेबल एग्रीमेंट की बात आती है तो ए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वन और मोर पार्टीज के द्वारा क्या किया जा सकता है कि वो इन्फोर्सेबल है, लेकिन किसी और पार्टीज के द्वारा मीन्स हम कहें कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वो दोनों में से कोई हम कहें कि प्रोमिसी या प्रोमिसर जो या ऑफरर या ऑफरी दोनों में से कोई भी इन्फोर्सेबल करा सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई अगर पार्टी होगी वो नहीं उस एग्रीमेंट को हम कहें कि इन्फोर्स करा सकती है। एंड इलीगल एग्रीमेंट इज कि वाइड एब इनिशियो बिकम वाइड एब इनिशियो एज वेल एज पनिशेबल वाइडेबल। अब देखिए कि एक होता है वाइड एब इनिशियो मीन्स जो शुरू से आपका कहें कि मान्य नहीं है, नल होता है, लेकिन यहाँ पे इलीगल की बात आ रही है तो वाइड एब इनिशियो के साथ साथ आपका हम कहें कि पनिशेबल मीन्स आपके लिए दंडनीय है ये चीज, ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कॉम्पिटेंट मीन्स बात किया जा रहा है कि माइनर्स के अपने यहाँ कौन से लोग माइनर की श्रेणी में आते हैं, तो जो 18 ईयर ऑफ एज नहीं कंप्लीट किया रहता है उसको हम माइनर बोलते हैं, ठीक, एज पर हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात। अब देखिएगा ऑप्शन फॉल ऑफ हार्मर इन ऑक्शन सेल, फिर नेक्स्ट आपका है कीपिंग एग्रीमेंट इन ए ड्रॉर, कैशिंग ऑफ चेक्स, ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन से ऐसे केसेज हैं जहाँ पे कि देयर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स हम कहें कि एक्सेप्टेंस का बात नहीं पता चल पाता, कि सामने वाले पर्सन को ये नहीं पता चलता, जो ऑफरर है उसको पता ही नहीं चलता कि हाँ एक्सेप्टेंस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी कीपिंग एग्रीमेंट इन ए ड्रॉर मीन्स हम कहें कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उसको आपको अगर मान लीजिए एक्सेप्टेंस की बात आई, आपने एक्सेप्टेंस कर लिया लेकिन उसको अपने यहाँ ड्रॉर में रखे हैं कि सामने वाले को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। वेयर अ सर्टेन अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज सिक्योरिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड अर्नेस्ट मनी, कैश मनी, हार्ड मनी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, अर्नेस्ट मनी। क्वेश्चन नंबर 72 क्वांटम वर्चुअल मीन्स एज मच एज मेरिटेड, एज मच एज क्रेडिटेड, एज मच एज इज परफॉर्म्ड, नन ऑफ द अबव। तो क्वांटम मेरिटम का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा कि एज मच एज इज मेरिटेड, ठीक, ये भी आपका हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड बनता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट when the acceptance is by a letter a contract is deemed to be made at the place where the letter of acceptance is transmitted, where the letter of acceptance is received, where the proposers resides, where the acceptor resides। अब देखिए कि यहाँ पे हम कहें कि कम्युनिकेशंस की बात आ रही है, कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात आ रही है, तो पूछा जा रहा है कि आपसे कि व्हेन द एक्सेप्टेंस बाय अ लेटर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी मेड एट द प्लेस मीन्स जब आपका लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस हो रहा है तो कब ये मान लिया जाएगा कि एक हम कहें कि पहुंच चुका, या हम कहें कि अपने तरफ से कि जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसकी तरफ से मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो चुका है। तो व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ट्रांसमिटेड मीन्स जैसे ही सामने वाला पर्सन क्या करेगा, अपने तरफ से लेटर भेज दिया है, उसके तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान लिया जाता है। और हम कहें कि जिस पर्सन को एक्सेप्टेंस दिया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा, जब उसको लेटर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इस दौरान मान लीजिए कि आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहते हैं, कि मना करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि आप बताइए कब आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं, मीन्स कब मना कर सकते हैं अपने एक्सेप्टेंस को जो आपने दिया है, ठीक। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे और देते हैं कि आप बताइएगा कंसिडरेशन का डेफिनेशन किस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किस सेक्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको हम यहाँ से दे रहे हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज वाइड, वैलिड, वाइडेबल, इलीगल। मीन्स हम कहें कि अगर किसी विदेशी कानून को गलती के तौर से मानते हुए मीन्स गलत फहमी में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर बैठते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे कि और यहाँ एक क्वेश्चन हम और आपको दे देते हैं कि एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन किस सेक्शन में दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये भी आप बताइएगा। अ पार्टनरशिप एट विल इज वन, ड्यूरेशन नॉट फिक्स्ड, ड्यूरेशन फिक्स्ड, dissolve at any time, can be dissolved only at the happening of an event।
तो यहाँ पे जो आपका हम कहें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो डिसॉल्व एट एनी टाइम, मीन्स कोई भी पार्टनर जो है कि नोटिस देकर उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है कि अब चलते हैं अगले पे। द अनपेड सेलर हैज द राइट अगेंस्ट द गुड्स। अनपेड सेलर क्या होता है आपको हम बताए भी थे कि मीन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और सुनिएगा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कब बना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे कि अनपेड सेलर के पास क्या राइट्स होता है। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ फ्री सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव मींस अनपेड सेलर के पास सारे राइट्स हैं कि अगर वो चाहे तो उस गुड्स को अपने पास रख सकता है, नहीं भेज सकता आगे। फिर हम कहें कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर उसके पास से निकल चुका है वो गुड्स तो रास्ते में उसकी हम कहें कि मूवमेंट रुकवा सकता है। राइट ऑफ रीसेल, वो चाहे तो रीसेल भी कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। A contract in which only one party has to perform his promise is known as, means executed contract, executory, unilateral contract और bilateral। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि अगर कोई एक पार्टी हम कहें कि अपने तरफ से अपना परफॉर्मेंस दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। When the performance of a contract becomes subsequently impossible or unlawful, the contract becomes illegal, invalid, voidable, void। कि मीन्स हम कहें कि यहाँ पे अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो उसको बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स अब उसको क्या कर सकते हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज सेल, एग्रीमेंट टू सेल, वाइड, ऑक्शन सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स के बारे में मीन्स अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप करें कि जिसको भविष्य में आप क्या करेंगे, सेल करने वाले हैं, तो वो एग्रीमेंट टू सेल के कंडीशन में आता है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल गुड्स, टेंजिबल गुड्स ओनली। यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत टिक लगा है, मूवेबल गुड्स केवल ए करता है। मीन्स हम कहें कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो बात है ये सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स के बारे में बात करता है। ठीक, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बात करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पार्टी एग्री टू पे 5 लाख टू एन अदर पार्टी इफ द फर्स्ट पार्टी ब्रिंग्स टू अर्थ ए स्टार फ्रॉम स्काई, दिस इज नोन एज। मीन्स हम कहें कि एक पार्टी सामने वाले को बोलती है कि अगर आप क्या कर सकते हैं कि धरती पे आसमान से तारे ला देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मीन्स फ्यूचर पे हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे ये डिपेंड है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं कि जो हम कहें कि किसी एक घटना पे आधारित होता है कि उसके घटित होने से रिलेटेड है कि वो होगा या नहीं होगा, तो उसको आप बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, नेक्स्ट फ्रॉड और कोर्सन या इनकम्पिटेंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये ऑप्शन आपके दिए हैं कि अब आगे बोला है डज नॉट अफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो अगर हम बात करें कि किसी के फ्री कंसेंट की मीन्स हम कहें कि दिमाग किसी को आप कोई जोर जबरदस्ती की इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इससे पूछा कि एक कौन सी चीज़ें हैं कि जो उसको अफेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पार्टीज के फ्री कंसेंट को। तो फ्रॉड, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये सभी करते हैं। और अब यहाँ पे हम दे रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन कि फ्रॉड, कोर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस किस सेक्शन में बात किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इसको आप बताइएगा। और यहाँ पे बात जो है इनकम्पिटेंस डज नॉट अफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। मीन्स इनकम्पिटेंस का मतलब होता है कि जो एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं वो है अचीव किया है, तो वो किसी के फ्री कंसेंट को मीन्स हम कहें कि किसी के ऊपर दबाव की बात वहाँ पे लागू नहीं होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल ऑफ द। तो मीन्स कहने का मतलब कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो कंसिडरेशन आप पास्ट के लिए भी कर सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी समय से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, when the consent of a parties is obtained by fraud, the contract is वाइड। मीन्स अगर हम कहें कि किसी का आप उसके तरफ से उसकी रजामंदी लेते हैं और वो फ्रॉड के तौर पे लेते हैं कि ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, वाइड होता है, कहीं से भी उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डन विथ
रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म से आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंड एग्रीमेंट टू शेयर अर्निंग ऑफ ए स्मगलिंग बिजनेस इज वैलिड, वाइड, वाइडेबल, कंटीजेंट। वाइड होता है मीन्स आप कोई भी ऐसे बिजनेस का जो कि हम कहें कि आपका कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू अलाउ नहीं है, अगर उसके अर्निंग को आप हम कहें शेयर करने की बात करते हैं, वो आपका वाइड होता है। देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि वाइड से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो वाइड पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वाइडेबल, वाइड में थोड़ा सा बात आता है। वाइडेबल वो होता है जो हम कहें कि किसी एक पार्टी की इच्छा पे उसको हम कह सकते हैं कि इन्फोर्स करा सकते हैं, लेकिन वाइड वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम कहें कि किसी भी पार्टी के इच्छा के होने के बाद भी आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, प्रॉमिस। तो जब स्ट्रेंजर की बात आती है तो देखिए स्ट्रेंजर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हैं या एग्रीमेंट, लेकिन कंसिडरेशन की बात आ सकती है। मीन्स अगर हम कहें कि किसी एक अननोन पर्सन को कंसिडरेशन देने की बात आए तो वहाँ पे आप कंसिडरेशन दे सकते हैं। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज नोन एज implied authority, express authority, contractual authority, none of the। तो implied authority मीन्स कोई भी पार्टनर हम कहें कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर वो पार्टनर है तो अपने एक्टिविटीज के थ्रू उस फर्म को लायबल ठहरा सकता है। ठीक, एंड एक्शनेबल क्लेम कैन ऑलवेज बी असाइंड, एडजस्टेड, नोटेड, ऑल ऑफ द असाइंड। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मीन्स अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस, अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर एग्रीमेंट, अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेड प्रॉमिस। तो अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस मीन्स हम कहें कि एक प्रॉमिस के साथ साथ आप एक और प्रॉमिस जब करते हैं कि वो आपका क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाता है। नेक्स्ट, when one of the parties to the contract has performed his part of the promise is known as। मीन्स हम कहें कि अगर एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की है अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है, दूसरी पार्टी अभी बाकी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए तो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन की बात आती है। मीन्स अगर एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस दे दी है, दूसरा पार्टी अभी बाकी है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे हम कहें कि लीगल या इलीगल की बात आती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो सकता है कि मीन्स, या हम कहें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो हमेशा वाइड होते हैं। ठीक है, कि वो हम कहें कि कभी भी इन्फोर्सेबल लॉयर नहीं हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम कहें कि अब आने वाले समय में हम आपको और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में हम और क्वेश्चन डिस्कस करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम फ्यूचर में जो पास्ट ईयर के BHU के पेपर्स आए हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी एक क्लास में हम कह सकते हैं कि कोई बिजनेस लॉ का और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें कि आपका हम कहें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर हो जाए। ठीक है, कि और पार्टनरशिप एक्ट कवर हो जाए, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।